हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के क्रिएटर टॉक शो के एपिसोड के अंदर। आज के हमारे गेस्ट है सिद्धार्थ पाल जी, जो कि भोपाल से हैं और ड्रॉप शिपिंग करते हैं। उनके 4 वेबसाइट है जो इंटरनेशनल मार्केट में ड्रॉप शिपिंग करते हैं। उनके थ्रू वो इन्होंने पॉलिटिकल कैंपेन रन किए हैं, ई बुक सेल किया है, काफ़ी कुछ इन्होंने इनकी जर्नी के अंदर किया है। आज हम जानेंगे इनके साथ इनकी जर्नी क्या रही, इन्होंने क्या फेलियर फेस किए, और ड्रॉप शिपिंग के बारे में भी हम काफ़ी कुछ जानने वाले हैं इनसे। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच शाहबाज भाई। आपके चैनल पे मुझे इनवाइट करने के लिए इट्स कम्प्लीटली माय प्लेजर। मैं अगर अपनी जर्नी की बात करूं, टू बी वेरी फ्रैंक, जर्नी कब स्टार्ट हुई मेरे पास एग्जैक्ट डेट नहीं है, लेकिन जैसा मुझे याद है, लगभग 2017 में मैंने सोचा था, जब मुझे एड्स दिखना स्टार्ट हुई मेरे फेसबुक न्यूज़ फीड में, अच्छे अच्छे डिज़ाइंस की टी शर्ट, तब मैंने सोचा, एक रैंडम थॉट आया कि ये कौन लोग हैं जो सेल कर रहे हैं ऐड के थ्रू इतना ज़्यादा अलग अलग डिज़ाइंस की टी शर्ट हैं। और मेरा बर्थडे सितंबर में आता है, मुझे अगस्त में एक ऐड दिख रही थी, शायद अगस्त ही था, किंग्स आर बॉर्न इन सितंबर। तो मैं एक सेकंड में कनेक्ट कर गया, क्योंकि मेरा बर्थडे आने वाला था। अब उसके बाद मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि हाउ दे एक्चुअली नो कि मुझे ऐड दिखानी है, क्योंकि मेरा बर्थडे सितंबर में है। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे गूगल पे सर्च किया, एक्सप्लोर किया। उस टाइम पे मुझे एक वेबसाइट पता चली, माई ड्रीम स्टोर, जो प्रिंट ऑन डिमांड इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है। किसी न्यूबी को स्टार्ट करना है, व्हाट दे डू, वो आपका जो ऑर्डर्स है फुलफिल करेंगे, आपको सिर्फ ऑर्डर लाना है। तो मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, मैंने उनका सेलर प्रोग्राम ज्वाइन किया, और पहले ही महीने से मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत नेक्स्ट लेवल की थी। डेफिनेटली हर कोई पैसा कमाना चाहता है, राइट? तो मैंने पहले ही दिन ये सोचा कि अब तो मेरी सेल आने वाली है। मैं इधर उधर से डिजाइन चुरा के, बना के नहीं, डिजाइन्स को चुरा के मैं उनको अपने स्टोर पे डालने लगा। और फिर मैं सोचने लगा सेल आने लगेगी। फिर उसके बाद मेरा स्टोर उन्होंने बैन कर दिया, क्योंकि डिजाइन्स मेरे नहीं थे। तो ये मेरी सबसे पहली गलती थी। तब मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि भाई, अगर लॉन्ग टर्म काम करना है तो चोरी से तो नहीं बढ़ सकते आगे। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, कुछ फ्रीलांसर से डिजाइन परचेज किए, फिर उनको स्टोर पे दोबारा नया स्टोर बना के डाला, और फिर रैंडमली फेसबुक ऐड चलाना चालू किया। बस सीखा इंटरनेट से ही, कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। कुछ एजेंसीज से भी बात की, लेकिन वो सिर्फ लूट रहे थे, तो उससे कुछ हुआ नहीं। लेकिन फिर खुद स्टार्ट किया। और फिर रैंडमली एक हफ्ते बाद एक पहला ऑर्डर आया, लेकिन वो भी कैंसिल हो गया। वो फर्स्ट ऑर्डर था, लेकिन वो कैंसिल हो गया। उसके बाद लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज समझ में आई थी कि यार, कैंसिल तो नॉर्मल चीज है, क्योंकि मैं भी पहले कुछ परचेज करता था तो कैंसिल कर देता था कभी। तो मुझे एक चीज ये समझ में आई कि ऑर्डर आ सकता है। अब फिर उसके बाद मैं और एक्सप्लोर करता गया। फिर माई ड्रीम स्टोर में उस टाइम पे एक सबसे बड़े लेवल का सेलर था, हिज नेम इज मुबैद अली, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं आज की तारीख में। मैंने उनको फॉलो करना स्टार्ट किया, और उनका जो कंटेंट था प्रिंट ऑन डिमांड के लिए, वो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग प्रूव हुआ। ऐसे कोई चीज नहीं थी जिसको मैंने अप्लाई ना किया हो जरूरत से ज्यादा। मैं गिरा, फेल हुआ, लेकिन फिर उठा। बहुत सारे फेलियर्स देके फिर धीरे धीरे 2018 में काफी अच्छी सेल्स आने लगी, बहुत ज्यादा। और फिर जर्नी ऐसे धीरे धीरे कब कहाँ से पहुंच गई मुझे खुद पता नहीं चला। और आज की डेट में मैं इंडियन मार्केट को कम्प्लीटली छोड़ चुका हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट में ही ड्रॉप शिपिंग करता हूँ, और कुछ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की सेल्स हर दिन जनरेट तो होती मीन्स है। आपने इंडियन मार्केट से चालू किया था और समथिंग 1 ईयर आपने स्ट्रगल किया, राइट? मतलब देखिए पहला सेल आपका स्ट्रगल, कैंसर। देखिए शाहबाज भाई, अगर मैं एकदम सच बोलूँ ना, कड़वा सच जिसको हम इंडिया में कहते हैं, कड़वा सच,
स्ट्रगल आज भी है। ठीक है, ऐसा कोई दिन नहीं है जब स्ट्रगल नहीं है। स्ट्रगल किस चीज का, मैं एक्चुअली इतना ट्रांसपेरेंट होके बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आपके चैनल पे मेरा ये वीडियो देख के लोग सपने देखना चालू कर दें कि बस कदम रखो और सब मिल जाएगा। स्ट्रगल आज भी है और हमेशा रहेगा। स्ट्रगल इस चीज का है कि कभी फेसबुक एल्गोरिदम चेंज हो जाती है, कभी फेसबुक बहुत बेकार क्वालिटी का ट्रैफिक भेजता है, कभी शॉपिफाई डाउन हो जाता है, कभी पेमेंट गेटवे डाउन हो जाता है, कभी हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं होते, हमें टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन सेल्स नहीं आ रही है। तो फिर दूसरा प्रोडक्ट, कभी कभी प्रोडक्ट जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, ऑर्डर आ चुके हैं, अब कस्टमर को क्या भेजना है, कस्टमर डिस्प्यूट रेस करने लगता है। तो जो चैलेंज है वो पूरी लाइफ चलता रहेगा। अगर आपने बिजनेस में कदम रखा है, मतलब कदम रखते ही आप जिस दिन तक बिजनेस से आउट नहीं हो जाते परमानेंट, उस दिन तक चैलेंज रहेगा। कंटिन्यू रहता है, स्ट्रगल तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो बिल्कुल। सिद्धार्थ भाई, आप ये बताएंगे कि आपने इंडियन मार्केट क्यों छोड़ा? मतलब आप इंटरनेशनल में अभी वर्क कर रहे हैं आपने कहा, और आपने स्टार्ट इंडियन से किया था, लेकिन फिर आपने कम्प्लीटली इंडियन छोड़ चुके, उसके पीछे रीज़न क्या है? शाहबाज भाई, इंडियन मार्केट बहुत अच्छा था, है भी, ओके। काफी सारे लोग अच्छा कर भी रहे हैं। मेरे काफी अच्छे जान पहचान के फ्रेंड्स हैं, जैसे वन ऑफ माय रियली गुड फ्रेंड मुनीस अली, आप डेफिनेटली जानते होंगे, ही ऑल्सो बिलोंग्स टू भोपाल। वो अभी इंडियन मार्केट में धीरे धीरे अपने ब्रांड एस्टेब्लिश कर रहे हैं। बट पर्सनली मैंने जो फील किया कि जो हमारा पोटेंशियल होता है, जिस पे आप बिजनेस एक्चुअली में चला सकते हैं, उसके अलावा आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल पे ध्यान खुद देना पड़ेगा। आपको एक सिस्टम मॉनिटर करना पड़ेगा जो फेक ऑर्डर्स को फिल्टर करेगा। तीसरी चीज, आपको लॉजिस्टिक में भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा कि फेक आरटीओ तो नहीं है, रिटर्न ऑर्डर, लॉजिस्टिक प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद जो लॉजिस्टिक पार्टनर है उनसे कैश ऑन डिलीवरी का रोटेशन। इंडियन मार्केट इज ऑल अबाउट कैश ऑन डिलीवरी, उसके बिना आप बहुत हाई स्केल पे सस्टेन नहीं कर सकते। लो स्केल पे यस इट्स पॉसिबल, हाई स्केल पे ये इम्पॉसिबल है। जब आपको एक ब्रॉड मार्केट को कैप्चर करना है, मान लीजिए आपको 500 ऑर्डर, 1000 ऑर्डर एक दिन के टच करना है, आप सिर्फ और सिर्फ प्रीपेड ऑर्डर पे सस्टेन नहीं कर सकते, कैश ऑन डिलीवरी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, तो डेफिनेट। ये जो चार पांच काम थे, है ना, इसके लिए कोई बहुत ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं है, मेहनत की जरूरत है इसके लिए, बहुत ज्यादा मेहनत और पेशेंस की। यहीं पे अगर मैं यूएसए मार्केट से कंपेयर करूं, यूएसए मार्केट में सबसे पहला बेनिफिट, ऑल ऑर्डर्स आर 100% प्रीपेड, कैश ऑन डिलीवरी का टेंशन नहीं। सेकंड, पेमेंट रोटेशन जो है वो इजी है। तीसरी चीज, एवरेज ऑर्डर वैल्यू बहुत अच्छी आती है वहां पे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, आई एम एक्चुअली फॉल इन लव विद द मेथड, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। इंडिया में कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू सिर्फ और सिर्फ अच्छे ब्रांड्स के पास है, वो भी अगर आप न्यू परचेज वर्सेस रिटर्निंग परचेज देखेंगे उसका रेशियो बहुत कम है, लेस देन 1 है इंडिया में। और यही इंटरनेशनल मार्केट में, अगर आप कस्टमर्स को बहुत अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छा शॉपिंग एक्सपीरियंस दे रहे हैं, दे लव टू बाय अगेन एंड अगेन एंड अगेन। रिसेंटली कल ही somebody just purchased 18 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट जो मैं बेच रहा हूं अभी, 18 18 यूनिट परचेज किया इंडिया में, इट्स रियली हार्ड। और वो 18 यूनिट की जो एवरेज और ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो $400 से ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडिया में ये बहुत मुश्किल है। इंडिया में अगर कोई ऑर्डर प्लेस करेगा, दे नीड कैश ऑन डिलीवरी फॉर इतना अमाउंट, राइट। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में ये एक बहुत अच्छी चीज है। इंडिया में लोग ईमेल कम ओपन करते हैं ओपन, लेकिन बहुत कम ओपन करते हैं। यूएसए में दे आर फैमिलियर विद द ईमेल, वो ईमेल ओपन करेंगे, वो ईमेल पे आपको रिप्लाई भी करेंगे, काफी अच्छा सिस्टमेटिक है सब कुछ। तो ये छोटे मोटे रीजन थे। इंडिया में मुझे टाइम ज्यादा लग रहा था कैंपेन स्केल करने में, नहीं चीजों को मैनेज करने में। अब मैं पर्सनली मेंटली थक रहा था कि मैं अपना पोटेंशियल कहाँ दिखा रहा हूँ। देन आई डिसाइडेड कि मैं यूएसए में स्विच करता हूँ। और जब मेरे को एक्सपीरियंस मिलना स्टार्ट हो गया, यार यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मेरा पूरा फोकस है सिर्फ और सिर्फ सेल्स जनरेट करने पे, और बाकी चीजें इजीली मैनेज की जा सकती हैं।
तो इसलिए मैं फिर धीरे धीरे इंडियन मार्केट को कंप्लीटली क्विट करके इंटरनेशनल मार्केट में स्विच हो गया। ओके, ओके, गॉट इट। ओके, इस ये सब रीजंस की वजह से आपने इंडियन मार्केट को छोड़ा और फिर आपने इंटरनेशनल मार्केट पकड़ा है। ओके। हाँ तो सिद्धार्थ भाई, जैसे कि आपने मतलब कैंपेन भी रन किए, जैसे कि आप फेसबुक एड्स में आपका अच्छा कमांड है, तो आपने पॉलिटिकल कैंपेन रन किए, आपने ई बुक भी सेल किया था, तो ये सब के पीछे बैकएंड में था तो फेसबुक एड्स ही। तो आप सर्विस इंडस्ट्री में क्यों नहीं हैं कि हैं सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस प्रोवाइड क्यों कंटिन्यू नहीं रखा आपने? भाई, सर्विस इसलिए नहीं देता फेसबुक हूँ एड्स से क्योंकि सर्विस भी तो प्रोवाइड इसके कर दो सकते थे आप। रीजन है। हाँ, सर्विस इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि दो रीजन है। सबसे पहला रीजन है कि टाइम नहीं है। ठीक है। दूसरा रीजन ये है कि जितना रेवेन्यू या जितना प्रॉफिट मैं उस टाइम में जनरेट कर सकता हूँ, उतना मुझे क्लाइंट से शायद नहीं मिल सकता। और क्लाइंट के साथ सर्विस सेक्टर में स्पेशली नॉन प्रोडक्टिव टास्क बहुत सारे हैं। बहुत सारे मीन्स लिटरली बहुत सारे। आपको हर एक चीज के लिए अप्रूवल लेना है, मुझे पसंद नहीं है। ठीक है। आपको बिल्कुल। कोटेशन भेजना है, प्रपोजल भेजना है, नॉन प्रोडक्टिव टास्क है ना। इसमें आपका रिप्लेसमेंट है पॉसिबल। काम वो करना चाहिए हमें जहां पे हमारा रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है, राइट। कोटेशन आप बना सकते हैं, कोटेशन कोई और भी बना सकता है, तो इसमें मेरा मेरा इंपॉर्टेंट रोल क्या है? कुछ नहीं है, राइट। मेरा रोल है एड चलाना। तो मैं सर्विस इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि पहली चीज तो कोई मुझे उतना पे नहीं करेगा, मेरे पास टाइम नहीं है, और नॉन प्रोडक्टिव टास्क में इन्वॉल्व होना मुझे पसंद नहीं है। ओके, ओके। मतलब अमेजिंग, आप ग्रेट। जैसे क्लाइंट का काम करते हैं, आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। क्लाइंट आपको 10 बार दिन में फोन करेगा, आप 10 बार फोन करेंगे, पेमेंट के लिए वो आपको 10 10 चक्कर लगवाएगा, है ना। अब इसमें आप मेंटली फ्रस्ट्रेट होना स्टार्ट कर देंगे, आपकी एनर्जी डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जैसे मैं अपना खुद का ई कॉमर्स स्टोर चला रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए मुझे $1000 एड में लगाने हैं, ठीक है, $1000 की मुझे आज ही आज में ऐड चलानी है। मुझे किसी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने बैंक स्टेटमेंट को देखने की जरूरत है बस, है ना, जो भगवान की दया से बहुत बढ़िया है। तो मुझे किसी से अप्रूवल नहीं लेना। और मैं प्रोडक्ट टेस्ट कर रहा हूँ, मुझे प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए भी अप्रूवल नहीं लेना है। और अगर मेरा वो बर्बाद हो भी गया बाई चांस, ठीक है, क्योंकि पॉसिबल है बिजनेस में पैसा डूबना भी, तो भी मुझे अफसोस नहीं है कि मुझे कोई आके बोलेगा आपने मेरा पैसा डुबा दिया। ये मेरा पैसा था जो मैंने डुबाया। तो सबसे बड़ी चीज जो इसमें मुझे मिली है वो है मेंटल पीस, जिसकी वजह से मेरी ग्रोथ हो रही है। बिल्कुल, बिल्कुल राइट। समझ गया मैं। समझ गया कि डिपेंडेंट नहीं होना है, अपना फ्रीडम है पूरा, हम कैसे भी करके कुछ भी जो चाहे जब कर सकते हैं, किसी को रिपोर्टिंग नहीं हाँ, करना है, किसी को एग्जैक्टली, जवाब नहीं देना है। बिल्कुल एग्री एग्जैक्टली। करता हूँ, और मैं फेस करता हूँ, हम लोग ये फेस करते हैं, पता है काफ़ी सारे जो हमें देखने वाले हैं वो लोग भी सर्विस इंडस्ट्री से हैं, तो वो भी रिलेट कर पा रहे होंगे इसे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये मैं सिद्धार्थ भाई, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आपने मतलब शुरुआत में 2017 में इंडियन मार्केट के अंदर प्रिंट ऑन डिमांड से आपने स्टार्ट किया। देन फिर आपने कब आपकी पहली वेबसाइट, अभी आपकी 4 वेबसाइट है राइट इंटरनेशनल मार्केट जी। में, तो आपने पहली वेबसाइट इंटरनेशनल मार्केट में कब बनाई, कौन से ईयर में आपने? आ 2018 लास्ट लास्ट था, Q4। ओके, ओके, Q4 ऑफ 2018 में आपने 2018। स्टार्ट कर दिया था। हाँ। तो और वहाँ धीरे पे धीरे मैंने उस टाइम पे एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया था इंटरनेशनल मार्केट को। मैं तब भी इंडियन मार्केट में कर रहा था ऑलरेडी। मैं फिर धीरे धीरे मैं एक्सप्लोर करता गया। और फिर जब मुझे समझ में आया कि हाँ, मैं इजीली यहाँ इंडियन मार्केट में अपना टाइम कम करके अपनी ग्रोथ को स्पीड दे सकता हूँ इंटरनेशनल मार्केट में, तो मैंने अपना फोकस स्विच करना स्टार्ट कर दिया। ओके, ओके, ओके। तो आप पहले से ही प्रॉफिटेबल थे इंटरनेशनल मार्केट में जब आपने नया वेबसाइट लॉन्च किया तब वहाँ बिल्कुल नहीं। पहले मंथ से? ओके। तो मैं जानता हूँ लोग सुनना चाहते हैं, हाँ, ताकि लोग स्टार्ट करें, लेकिन सच यही है कि पहले दिन से प्रॉफिटेबल नहीं था। ओके, तो वहाँ से कब आज आपने स्टार्ट किया? अच्छा, मतलब आपको कब प्रॉफिटेबल बिजनेस, कितना टाइम आपको देना पड़ा वहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में? देखिए, प्रॉफिट दो सिचुएशन डिसाइड करती है। सबसे पहली चीज, या तो फ्रंट एंड सेल प्रॉफिटेबल हो, या फिर आपका आपको कस्टमर एक्वायर करना है और उस कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू आपको इंक्रीज करनी हो। मान लीजिए
आपने $20 खर्च कर दिए एक यूजर को कस्टमर बनाने में, एक विजिटर को, राइट? आपका आपने $20 खर्च कर दिए, लेकिन ट्रांजेक्शन वैल्यू भी $20 की है। तो अब यहाँ पे आप लॉस में जा चुके हैं। कैसे? आपको पेपाल या पेमेंट गेटवे के ट्रांजेक्शन चार्जेस देने, आपको शॉपिफाई की फीस देनी है, आपको प्रोडक्ट भी उसमें $5 या $7 का फिल करना है, राइट? फुलफिल करना है। तो अब यहाँ पे अगर आप रफली देखेंगे तो लगभग 50% ये लॉस में है ना? $10 जेब से लग गए ऑलमोस्ट, राइट? लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट इस सिचुएशन में नहीं हुआ है, लेकिन उस कस्टमर को हम अगले 2 से 3 महीने में एसएमएस के थ्रू, ईमेल के थ्रू कितना ज्यादा सेल कर सकते हैं, प्रॉफिट एक्चुअली में वहां पे है। ठीक है? हाँ, इसका सीधा एग्जांपल बताता हूँ शाहबाज भाई। जैसे अमेजोन है, आपने अमेजोन से पहली बार कब शॉपिंग की थी? हाँ, काफ़ी टाइम पहले ही। हाँ, पहला ट्रांजैक्शन आपका कितने रुपए का था? अराउंड 200-300 रुपये का आई थिंक। हाँ, और आज की डेट में टोटल आप अमेजोन को कितना दे चुके हैं? काफ़ी सारा। कितनी बार तो मोबाइल मंगा चुके हैं, कितना कुछ मंगा चुके हैं, यानी आई थिंक मैं लाखों में, है कहूँगा ना? लाख लखपति रुपए के बना चुके हैं ऊपर। आप हाँ, अमेजोन को, बिल्कुल राइट? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली हाँ, डेफिनेटली अब बोलता यहाँ हर पे महीने एक कुछ चीज ना कुछ। देखिए, प्रॉफिट अमेजोन को बैकएंड सिस्टम से हुआ, है ना? फ्रंट एंड में नहीं। एक ये मॉडल है जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। दूसरा मॉडल होता है कि आप फ्रंट एंड पे ही कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, ये भी जरूरी है। एटलीस्ट जो बिगनर्स हैं, न्यू भी हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए फ्रंट एंड पे प्रॉफिट जरूरी है। जिनके पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है यूज करने के लिए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। $500, $1000 की आप ऐड चला सकते हैं हर दिन, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अगर तो आप बैकएंड सिस्टम से इजीली प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे और ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। लेकिन आपके पास फंड बहुत कम है, लिमिटेड है, आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप न्यूबी है, आपका फोकस होना चाहिए कि कॉस्ट पर परचेज कम आए और मार्जिन आपका ज्यादा हो। तो जो मेरा प्रॉफिट है वो मुझे 2-3 महीने बाद आना स्टार्ट हुआ था, जहां तक मुझे ध्यान है। अच्छा अच्छा। ओके ओके, सिद्धार्थ भाई ये थोड़ा डिफाइन करेंगे आप, ये फ्रंट एंड एंड बैक एंड का प्रॉफिट को थोड़ा बताएंगे इजी लैंग्वेज में क्या होता है? क्या बैकएंड? फ्रंट एंड एंड बैक एंड का जो प्रॉफिट आप बता रहे हैं ना, फ्रंट एंड और बैक एंड, तो इसको थोड़ा डिफाइन करेंगे आप, क्या होता है? देखिए, फ्रंट एंड प्रॉफिट मतलब ये होता है, हम ऐड चला रहे हैं, यूजर आया, यूजर ने परचेज किया और आपने ऑर्डर डिलीवर कर दिया। अब यहाँ पे ये फ्रंट एंड हो गया पूरा। ठीक है, कि आपको कैलकुलेट करना है एड कॉस्ट, ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो पेमेंट गेटवे लेगा, प्लेटफॉर्म कॉस्ट और अदर रिसोर्सेज कॉस्ट, प्लस प्रोडक्ट फुलफिलमेंट कॉस्ट, माइनस आपका जो टोटल ट्रांजेक्शन वैल्यू इज इक्वल टू टोटल आरओआई, आपने कितना जनरेट किया है ना? बहुत सिंपल है कैलकुलेशन। ठीक है, बैकएंड में क्या होता है? बैकएंड में आप सेम चीज, सेम मॉडल जो फ्रंट एंड है, प्लस आप एसएमएस कैसे भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं मैसेज में, ईमेल क्या भेज रहे हैं, कैसे भेज रहे हैं, और कैसे यूजर को धीरे धीरे नर्चर कर रहे हैं आगे आपसे और ज्यादा परचेज करने के लिए। ओके ओके। इन शॉर्ट ऐसा कह सकते हैं कि रियल टाइम में जो प्रॉफिट हो रहा है, सेम डे प्रॉफिट जो हुआ वो फ्रंट एंड में आ गया, वो जो अपसेल से जो प्रॉफिट आ रहा है, अपसेल से भी जो मतलब रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो वो बैक एंड में आ जाता है, राइट? राइट। ओके ओके ओके, गोट इट। ओके, समझ में आ गया। तो सिद्धार्थ भाई ये बताएंगे आप कि ये प्रिंट ऑन डिमांड और ड्रॉप शिपिंग, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है? ये चीज़ अलग अलग है या सेम है? देखिए, प्रिंट ऑन डिमांड है ना, मतलब क्या है? इसको स्प्लिट कर दीजिए, बस आप समझ जाएंगे। ठीक है, प्रिंट ऑन डिमांड, है ना? अब एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताऊं। ठीक है, डिमांड का मतलब सबको पता है, प्रिंट का मतलब भी पता है। ये सीधा सीधा है कि प्रिंट तब करना है जब डिमांड जनरेट हो रही है। दैट्स कॉल्ड प्रिंट ऑन डिमांड। ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ टी शर्ट तक लिमिटेड नहीं है। बहुत सारे लोग जो रिंग्स हैं, है ना, ईयर रिंग्स है, नेकलेस है, नोज पिन है, ब्रेसलेट है, वॉच है, ये सारी चीजें, हैट, शर्ट, बैक पोर्शन शर्ट में शूज, सॉक्स, बेल्ट, और इसके अलावा हैंड ग्लव्स और कारपेट, कर्टन्स,
और न जाने क्या की रिंग्स, और मुझे खुद पता नहीं क्या क्या लोग पर्सनलाइज कराते हैं, ठीक है। और ड्रॉप शिपिंग एक सिंपल कंसेप्ट है जिसमें आपको पर्सनली इन्वेंट्री होल्ड नहीं करना है। आप नॉन ब्रांडेड आइटम्स को अपने ब्रांड के नाम से सेल करते हैं अपने प्राइस टैग पे। सिंपल। ओके ओके, ये है मतलब वो पर्सनलाइज चीज़ों के लिए यूज़ होता है, प्रिंट ऑन डिमांड पर्सनलाइज चीज़ों के लिए। हाँ और एक नॉर्मल ई एग्जैक्टली। कॉमर्स बोल सकते हैं, नॉर्मल ई कॉमर्स हो गया जिसमें आप अपने ब्रांड से यूज़ कर सकते जी, जैसे मैंने आपको बताया ना, एक एग्जांपल, मुझे टी शर्ट दिखी थी किंग्स आर बॉर्न इन सितंबर, मैंने ऑर्डर प्लेस किया, मतलब मैंने डिमांड रेज कर दी। अब वो प्रिंट करेंगे और फिर मुझे कोरियर करेंगे, दैट्स कॉल्ड प्रिंट ऑन डिमांड। हैं। ओके ग्रेट, ओके समझ आ गया, क्लियर। ओके ओके ओके। सिद्धार्थ भाई, ये बताइएगा कि अभी आपकी मतलब 4-5 साल की डिजिटल जर्नी रही, सब कुछ काफ़ी कुछ आपने किया, तो इसमें कोई फेलियर फेस किया आपने आपकी डिजिटल जर्नी में? कुछ फेलियर बता सकते हैं जिससे कोई लर्निंग मिल सके हमें भी? देखिए, फेलियर्स मल्टीपल हैं, है ना, कंसिस्टेंट हैं। जैसे सक्सेस कंसिस्टेंट है, फेलियर्स भी कंसिस्टेंट होते हैं, बस ये कम ज्यादा होते रहते हैं। ये जो सबसे बड़ा फेलियर था, वो फेलियर भी मेरी वजह से नहीं था। मेरा फेसबुक अकाउंट फेसबुक के एक बग से लॉगिन नहीं हो रहा था, वो अकाउंट हाइड हो गया था। मेरे सारे बिजनेस मैनेजर, सारे पेजेस, पूरा पिक्सल डेटा, सब कुछ सिर्फ 1 मिनट में ही चला गया था मेरे हाथों से, सब कुछ पूरा एसेट मेरा जा चुका था। ओ बाप रे। मैं कुछ लॉगिन नहीं कर सकता था, मेरा एड में भी बैलेंस खर्च हो रहा था, मैं रोक भी नहीं सकता था। और जब तक बैंक में कॉल करके मैंने अपने कार्ड्स को ब्लॉक कराया, तब तक लाखों का नुकसान मेरा हो चुका था ऑलरेडी। ओ बाप रे। और जिसके लिए मैं फेसबुक ऑफिस मुंबई भी गया, बट बाद में समझ में आया कि आप जब एक सिस्टम से बोलने जा रहे हैं तो सिस्टम आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता। दैट्स द लिमिटेशन इन द सिस्टम ऑफ एनी बिजनेस। कहीं ना कहीं ऐसा टाइम जरूर आता है जहां आपकी तो बिल्कुल नहीं चलती। लगभग 1 महीना मैं ऑलमोस्ट डिप्रेशन में था। डेफिनेटली आई एक्सेप्ट, मैं डिप्रेशन में था कि मैं अब क्या करूंगा, मेरे सारे एसेट्स मेरे पास नहीं है जो मैंने इतने महीनों में बनाए हैं रात दिन मेहनत करके। मैं अमेजोन प्राइम पे मूवीज देखने लगा, नेटफ्लिक्स पे मूवीज देखने लगा। माई डे वॉज स्टार्टिंग फ्रॉम मूवी, और मेरा दिन भी खत्म हो रहा था मूवी पे। देन वन डे आई रियलाइज्ड कि मैं क्या कर रहा हूँ। और फिर मैंने नया फेसबुक अकाउंट बनाया तुरंत। और फिर मैंने नए पेजेस बनाए, नया पिक्सल बनाया, नया बिजनेस मैनेजर। नेक्स्ट डे मैंने सब कुछ सेटअप किया। उसके नेक्स्ट डे मैंने फिर से एड्स लॉन्च की, और फिर से सेल्स आने स्टार्ट हो गई। यहाँ से एक चीज और समझ में आई कि अगर हम मेहनत करते हैं तो जो चीज हम एक बार बना सकते हैं वो चीज हम बार बार बना सकते हैं। ओके ओके, समझ गया। यानी कि आपका पूरा डेटा चला गया था, नहीं मिल पाया फिर पिक्सल का, क्योंकि सब सबसे कुछ, इम्पोर्टेंट तो यही होता है सब पिक्सल कुछ। का डेटा। सबसे इम्पोर्टेंट ही यही होता है, पिक्सल का डेटा काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो सब चला गया, फिर आपने वापस से नया स्टार्ट किया और सारा डेटा वापस से कलेक्ट किया। हाँ जी। ओके ओके ओके। तो और कोई फेलियर ऐसा कोई रहा कि जैसे आपने डिप्रेशन का भी बताया, तो डिप्रेशन के अंदर तो आपने, क्योंकि काफ़ी लोगों को हो जाता है डिप्रेशन वगैरह भी, मीन्स एनजाइटी हो जाती है, तो आप मूवी देख के आपने उसको कवर अप किया, राइट? मतलब देखिए, मूवी देखते देखते आपने। बाकी जो फेलियर्स है वो बहुत कॉमन है ना, सेल्स नहीं आना बहुत कॉमन है, हर किसी के साथ होता है, ठीक है। आ रिटर्न रेट आना बहुत कॉमन है, सबके साथ होता है। शॉपिफाई स्टोर में बाकी सारे जो फेलियर्स है, ये फेलियर्स नहीं है, ये एक कमी है मेहनत में, है ना। सेल्स आज नहीं आ रही है मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए। आप फेल तब हो जाते हैं जब आप रुक जाते हैं, आप एक्सेप्ट कर लेते हैं हाँ मैं फेल हो गया हूँ, इंसान तब फेल होता है। अगर मैं एक कॉमन इंसान की तरह सोचूं तो फेल तो मैं उस दिन हो गया था जब मेरी सेल नहीं आ रही थी और मैं लॉस में गया था, राइट। मैंने हार नहीं मानी, मैंने कोशिश करना स्टार्ट किया, और फिर से सेल्स आने लगी। फिर दूसरी बार मैं तब फेल हुआ जब फेसबुक ने मेरा अकाउंट, पता नहीं किस बग के चक्कर में मेरा अकाउंट लॉक हो गया। दूसरी बार मैं तब फेल हुआ, लेकिन फिर से मैंने स्टार्ट किया, और आज बहुत अच्छा रेवेन्यू है। डेफिनेटली, काफ़ी अच्छा, सही बात है, बिल्कुल।
तो सिद्धार्थ भाई, मैं जानना चाहूँगा, आप हमारे व्यूवर्स को, हमारे जो देखने वाले हैं, उनको बताइए कि एक रोड मैप आप क्या बताएंगे कि अगर कोई ड्रॉप शिपिंग चालू करना चाहता है, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस चालू करना चाहता है, तो क्या रोड मैप रहेगा, स्टेप बाय स्टेप क्या उसे वर्क करना चाहिए, प्लीज़ इस पे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि इस बिजनेस को शॉर्ट टर्म बिजनेस या टेम्पररी बिजनेस की तरह बिल्कुल स्टार्ट ना करें। फेल होने के चांस आप बढ़ा देंगे, राइट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि आप हर महीने एडिशनल 5 से 10 हजार रुपए का प्रॉफिट बना लेंगे इससे, सिर्फ इसलिए करना है। बिल्कुल नहीं होगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, आप यूट्यूब पे जाएं, आप देखें। जरूरी नहीं है आप मुझे फॉलो करें या ना करें, बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन किसी एक को फॉलो करें। 20 लोगों को, 30 लोगों को फॉलो मत कीजिए, सिर्फ किसी एक को फॉलो कीजिए। उसकी जो स्ट्रैटेजीज हैं वो उसके सिस्टम में ही सबसे अच्छी काम करती हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि मान लीजिए आपने किसी एक पर्सन की एक स्ट्रैटेजी उठा ली, दूसरे की दूसरी उठा ली, तीसरे की तीसरी उठा ली, और आपने एक मिक्स वेज बना दिया। और अब आप कह रहे हैं कि दिस मिक्स वेज इज एक्चुअली हैज नो टेस्ट। क्यों? आपने 3 शेफ को मिला के सोचा कि एक बहुत अच्छी रेसिपी बनेगी। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, राइट। हर किसी की अपनी रेसिपी है। तो फॉलो ओनली वन सिस्टम, नॉट मल्टीपल। सिर्फ एक सिस्टम को फॉलो कीजिए, डेडिकेशन के साथ फॉलो कीजिए। और सिर्फ फॉलो नहीं करना है। आपने आज वीडियो देखा, डोंट जंप टू द नेक्स्ट वीडियो अंटिल आप उस वीडियो को कंप्लीटली 10 से 20 बार एग्जीक्यूट ना कर लें। मैं ये एग्जीक्यूशन वाली बात इसलिए कह रहा हूं, अभी लगभग 4-5 दिन पहले मुझे एक पर्सन ने मैसेज किया, ऑलमोस्ट हर जगह मैसेज किया, देन आई स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग हिम। उन्होंने मुझसे कहा, मैं 3 महीनों से ड्रॉप शिपिंग के बहुत सारे वीडियो देख रहा हूँ और मुझे अब आपसे कुछ पूछना है। मैंने उनसे कहा, आपने वीडियो देखने के बाद अप्लाई क्या किया? कहते, अभी कुछ नहीं, क्योंकि मेरे पास डाउट्स हैं बहुत सारे। तो मैंने कहा, आप पहले अप्लाई करो, तब डाउट्स आपके चेंज हो जाएंगे। हालांकि ये चीज बहुत अच्छा फील कराती है कि आपको ड्रॉप शिपिंग के बारे में बहुत कुछ पता है, बहुत सारी चीजें पता है ड्रॉप शिपिंग के बारे में। लेकिन एक थ्योरी बेस्ड सक्सेसफुल ड्रॉप शिपर, है ना, सरवाइव नहीं कर सकता बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक। आपकी सक्सेस नंबर्स में है जो आप जनरेट कर रहे हैं। अगर आप नंबर जनरेट नहीं कर रहे हैं, चाहे नॉलेज कितना भी हो, वो किसी काम का नहीं है। इसलिए जब भी कोई वीडियो आप देखें, इंस्टेंट उसको एग्जीक्यूट करें। अगर किसी वीडियो में आपने देखा है कि शॉपिफाई स्टोर में ये चेंजेस करें, तो अगले वीडियो पे जाने से पहले आप अपना शॉपिफाई स्टोर पहले बना लीजिए, फिर उसमें वो चेंजेस कीजिए, तो दिखेगा आपको कि क्या हो रहा है। ओके, समझ सबसे गया। इंपॉर्टेंट है यानी एक्शन। डेली इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए उनको, जो देखने के बाद। जी बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, मैंने हमेशा एक्शन एक्शन लिए हैं। और सिर्फ मैंने नहीं, जितने भी आप फ्रेंड्स देखेंगे ड्रॉप शिपिंग में, जैसे रितोबन, निष्कर्ष, मोनिस, जितने भी मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं, सारे लोग थ्योरी को सुनते हैं, फिर दिमाग चलता है, और फिर एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो सिर्फ सुन के बैठ जाता है, यस आई हैव दिस नॉलेज। नो, जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, आपके स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। जी बिल्कुल, सही बात है, डेफिनेटली। ओके ओके। तो मतलब जैसे एक, अगर आपने ये तो बताया कि क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, क्या माइंडसेट रखना चाहिए, लेकिन एक जैसे अगर मैं पूछूं कि टेक्निकली क्या मतलब एक रोड मैप होना चाहिए, मतलब क्या प्रोसीजर को फॉलो करके हम एक ड्रॉप शिपिंग स्टोर चालू कर। देखिए, टेक्निकली सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप पहले दिन शॉपिफाई स्टोर मत बनाइए, ठीक है। सबसे पहले आप एक लिस्ट बनाइए कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। आपको अच्छे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है, आपको फिर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन और अच्छी इमेजेस की ज़रूरत है। अली एक्सप्रेस से कॉपी मत कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको फुलफिलमेंट एजेंट या आपको सप्लायर की जरूरत है। फिर उसके बाद आपको ईमेल और एसएमएस का कंटेंट चाहिए कि
जब कोई ऑर्डर आएगा उसको ईमेल क्या भेजना है, एसएमएस क्या भेजना है, फिर उसके बाद आता है शॉपिफाई स्टोर। ओके। है ना, शॉपिफाई स्टोर सबसे लास्ट में आता है, ये चीजें रेडी होनी पहले जरूरी है। अगर आप सोचें कि शॉपिफाई स्टोर पहले बना लेता हूँ फिर कंटेंट रेडी करता हूँ, इम्पॉसिबल, आपका स्टोर कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है, आपको पहले जो चीजें यूज करनी है वो रेडी करना है। अगर आपने कंटेंट बना लिया, अगर आपने प्रोडक्ट्स ढूंढ लिए हैं, आप साइन अप करते ही प्रोडक्ट लिस्टिंग स्टार्ट कर दोगे, राइट। और फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रोडक्ट रिसर्च पे जाइए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, सब सब कुछ थ्योरी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है प्रोडक्ट को देख के आपके अंदर से वाव वाली फीलिंग आनी चाहिए, वाव, व्हाट व्हाट अमेजिंग प्रोडक्ट। है ना, आपका मन होना चाहिए प्रोडक्ट परचेज करने का। आपको दिखना चाहिए कि ये प्रोडक्ट कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। और फिर उसके बाद आपको प्रोडक्ट इमेजेस अली एक्सप्रेस से नहीं उठाना है, या तो फाइवर से कोई अच्छा डिजाइनर हायर कीजिए, या फिर कैनवा है, या क्रेलो है, या कोई भी डिजाइनिंग ऐप है। अगर आप फोटोशॉप जानते हैं बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। इमेजेस को और ज्यादा ब्रांडेड बनाइए। पूरे शॉपिफाई स्टोर में एक ब्रांडिंग पैटर्न फॉलो होना चाहिए। सारे फॉन्ट्स, हेडिंग के कलर, थीम, हर चीज एक ब्रांड जैसी दिखनी चाहिए। डेफिनेटली नॉन ब्रांडेड आइटम्स हम सेल करेंगे, लेकिन वो दिखना एक ब्रांड की तरह चाहिए। ईमेल्स में एक जैसा फॉन्ट दिखना चाहिए, एक जैसा पैटर्न दिखना चाहिए, सारी चीजें बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। ओके। ओके, ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए और ये सब चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। पहले दिन से स्टोर नहीं बनाना है गाइस, आप लोग समझ रहे होंगे। पहले थोड़ा रिसर्च कीजिए, हाँ, प्रोडक्ट को अब पसंद इसके कीजिए। बाद आती है एड। एड्स इसके बाद आती हैं। लोग पहले ऐड पे पहुंच जाते हैं, शॉपिफाई स्टोर रेडी नहीं हुआ और ऐड पे पहुंच जाते हैं। ऐड इसके बाद आती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें ऑर्गेनिक तो नहीं कर सकते, एडवर्टाइज के बिना ड्रॉप शिपिंग स्टोर हम नहीं रन कर सकते, राइट? और ऑर्गेनिक कुछ लोग कर लेते हैं, मैं ऑर्गेनिक इसलिए नहीं करता, टाइम बहुत जाता है। ऐड चला के पता चल जाता है कि सेल आएगी कि नहीं आएगी, नहीं आएगी तो मूव टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम बचाना है, टाइम की वैल्यू सबसे ज्यादा है। डेफिनेटली, बिल्कुल टाइम की वैल्यू ज़्यादा है सबसे। जी। ओके। तो ऑर्गेनिक भी हम कर सकते हैं, लेकिन मतलब ज़्यादातर प्रीफर सभी कोई मतलब एडवर्टाइज करता है। बाकी ऑर्गेनिक भी हम हाँ, रन कर सकते हैं, राइट? ओके। और इसमें मतलब सिद्धार्थ भाई ये बताएंगे आपकी जो बिगिनर होते हैं तो मतलब मेजर मिस्टेक्स क्या करते हैं वो लोग ड्रॉप शिपिंग में, क्योंकि हर किसी को तो सक्सेस मिल नहीं रही है, तो वो लोग। देखिए सबसे पहली जो गलती होती है, सबसे पहली गलती, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मैं जब स्टार्टिंग में फेल हुआ था, वही गलती सबसे ज्यादा होती है। लोग दूसरों को देख के उनका चुरा लेते हैं और खुद ऐड चला देते हैं। ठीक है, ये सबसे कॉमन गलती है, आप भी बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, है ना, बहुत सारे लोग करते हैं। मुझे इसमें शर्म महसूस नहीं हो रही है बोलने में, क्योंकि मैंने अपने फेलियर को एक्सेप्ट किया है कि मैंने क्या गलती की थी, मैं इसलिए सक्सेसफुल आज हो रहा हूँ। हुआ नहीं हूँ डेफिनेटली, हो जाता तो फिर मैं छुट्टी मना रहा होता। मेहनत आज भी जारी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको दूसरों के प्रोडक्ट देखने हैं, कॉपी नहीं करना है। रीजन ये है, आप किसी ऐड पे पहुंच गए, आपने देखा यार इस ऐड पे 50,000 शेयर्स हैं, आपने सेम ऐड का कंटेंट कॉपी किया, सेम वीडियो डाउनलोड किया, सेम प्रोडक्ट पेज बना दिया, और लगभग 70-75% केस में आप सेम टारगेट ऑडियंस तक पहुंच भी जाओगे। अब लेकिन यहाँ फेल क्यों होने वाले हो आप, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि जिस टारगेट ऑडियंस को ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट बेच चुका है बहुत ज्यादा, है ना, मिलियंस ऑफ इंप्रेशंस आ चुके हैं उस एड पे ऑलरेडी, आप उससे कॉम्पीट करने जा रहे हो। तो एक सिंपल सी चीज है ना, अब मान लीजिए अभी जैसे एप्पल का 13 फोन आया, राइट। अब सिंपल चीज है, एप्पल के अलावा कोई और स्क्रैच से एकदम स्टार्ट करे मार्केट करना, तो क्या वो सक्सेसफुल होगा? नहीं होगा। क्यों? वो एप्पल को कॉम्पीट करने जा रहा है जहां पे वो ऑलरेडी लोगों तक पहुंच चुका है। तो हमें वो गलती नहीं करनी है। हाँ, अब यहाँ पे सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है, जो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है उसके साथ एड ऑन क्या है जो कॉम्पिटिटर नहीं दे रहा है, वो प्रोडक्ट आपको ढूंढ के वो प्रोडक्ट सेम ऑडियंस को सेल करना है।
यहाँ पे बहुत इजीली सेल्स आ जाएंगे आपकी। समझ गए, समझ गए। ओके, ग्रेट, ग्रेट। काफ़ी काफ़ी कुछ बताया आपने ड्रॉप शिपिंग के बारे में। सिद्धार्थ भाई, सिद्धार्थ भाई, आपने जैसे आपका हमेशा मतलब अच्छा कमांड रहा है फेसबुक एड्स के अंदर, आपके अच्छा कमांड है, अच्छी एक्सपर्टीज़ है, तो प्लीज़ थोड़ा फेसबुक एड्स के बारे में बताइए। फेसबुक एड्स के अंदर लोग क्या मिस्टेक करते हैं और क्या टिप्स आप देना चाहेंगे फेसबुक एड्स के रिलेटेड? देखिए कुछ प्लीज़। ठीक है, वैसे है तो बहुत कुछ, और मैं भी सब कुछ नहीं जानता हूँ फेसबुक ऐड के बारे में, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस हैं जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। आ सबसे पहला पॉइंट है कि आपको सेम ऐड अकाउंट के अंदर एक ही टाइम पे सेम इंटरेस्ट को अलग अलग एड सेट या अलग अलग कैंपेन में नहीं चलाना है। ये फेसबुक एल्गोरिदम है, वो साथ में कॉम्पीट करने लगते हैं। दूसरी सबसे बड़ी गलती है कि जब आपकी कोई एक पैटर्न की ही एड बार बार रिजेक्ट हो रही है फॉर एक्स वाई जेड रीजन, सेम चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करके रीलॉन्च इमीडिएटली मत कीजिए, एड अकाउंट बैन हो जाएगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी ऐसा वीडियो अपलोड मत कीजिए फेसबुक ऐड में जिसका म्यूजिक कॉपीराइटेड हो, आपका एड अकाउंट बैन हो जाएगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, अपने ऐड में डबल मीनिंग या फिर मिसलीडिंग बातें ना करें। मिसलीडिंग ऐड से आपकी प्रोफाइल पे ही एडवर्टाइजिंग रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बेसिक सी चीज है। इसके अलावा मैं अच्छे से जानता हूँ कि आपके सारे दर्शक जानते होंगे टारगेट ऑडियंस कैसे ढूंढना है, कैंपेन कैसे बनाना है। यूट्यूब भरा पड़ा है इन सबसे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, काफ़ी कुछ भरा पड़ा है। बिल्कुल। एक बात मैं जानना चाहूँगा सिद्धार्थ भाई, आप मतलब ड्रॉप शिपिंग का मतलब आपका ई-कॉमर्स स्टोर है वन टाइप वो, तो आप मतलब कौन सा ऑब्जेक्टिव यूज़ करके आप एडवर्टाइज़ रन करते हैं फेसबुक के अंदर? कन्वर्जन एड ऑब्जेक्टिव, परचेज इवेंट, हमेशा। तो इसके अंदर हम ट्रैफ़िक ऑब्जेक्टिव यूज़ करके नहीं कर सकते? मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। देखिए फेसबुक एल्गोरिदम कैसे काम करती है। फेसबुक को आप समझिए जिन, ठीक है, चिराग है, आपको रगड़ना है ना। जिन बाहर आया है, जिन पूछ रहा है कि हुक्म मेरे आका, मैं क्या करूं। अब आप अगर बोलेंगे कि मुझे ट्रैफिक चाहिए, लिंक क्लिक्स चाहिए, वो आपको लिंक क्लिक्स ही ला के देगा। अब आप उसको बोलेंगे कि मुझे परचेज चाहिए, तो वो आपको परचेज ला के देगा, कोशिश करेगा परचेज आ जाए। ओके। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी सेल्स नहीं आ रही है, सेल्स नहीं आ रही है ना। यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, आपका प्रोडक्ट अगर बहुत ज्यादा सॉलिड है ना, और अगर आपका ऑफर इररेजिस्टिबल है, कोई रोक नहीं सकता आपके विजिटर को परचेस करने से। तो कॉमन प्रोडक्ट है ना, इधर उधर से देख के उठाना बंद कीजिए, अच्छे प्रोडक्ट्स का सिलेक्शन कीजिए, कोशिश हमेशा कीजिए, सेल आती है। ओके, 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 ओके। काफ़ी कुछ बताया आपने। तो सिद्धार्थ भाई, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा मैं आपसे ये हाँ जी। पूछना चाहता हूँ सिद्धार्थ भाई कि आप कंटेंट क्रिएट क्यों नहीं करते हैं? मतलब आपको इतना नॉलेज है, आपको इतना एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों का, आपका चैनल भी है, लेकिन वहाँ पे मैंने आपका चैनल शाहबाज भी भाई विजिट एक किया, वहाँ सेकंड, पे इतने आपकी सारे आवाज नहीं वीडियोस आ नहीं रही हैं है। आपके। तो आप कंटेंट क्रिएट क्यों नहीं करते हो जो लोगों को हेल्पफुल हो? मैंने स्टार्ट किया था, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं अंकित सिंगला भाई, अमित भाई, दोनों ने बहुत पुश किया। मैंने चैनल बना लिया, फिर मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाया। लेकिन अब मैंने सिस्टम बनाया है, आप जैसे अभी मुझे देख रहे होंगे, इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव हो गया हूँ, यूट्यूब के लिए भी कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया है। और अब स्लोली स्लोली मैं वहां पे कंसिस्टेंसी के साथ फोकस करूंगा। इतने टाइम बाद मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से, क्योंकि मुझे लगता है अब मैं एक डेडिकेटेड टाइम मैनेज कर सकता हूँ। मैं बीच में इजीली एक दो वीडियो डाल सकता था, लेकिन वो इनकंसिस्टेंसी मुझे खुद पसंद नहीं, इसलिए मैंने नहीं डाले। अब मैं लेकिन रेगुलरली, हर दिन तो नहीं, लेकिन कंसिस्टेंटली कंटेंट डालता रहूंगा। आपने जैसे देखा होगा इंस्टाग्राम पे मेरा कंटेंट आ रहा है, यूट्यूब पे भी स्टार्ट हो जाएगा, फेसबुक पे भी स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ओके। तो बहुत जल्द मतलब आप लोग भी ऑडियंस देख सकते हैं, चैनल पे आ जाएगा बहुत सारा कंटेंट सिद्धार्थ भाई की। तो जी क्योंकि बिल्कुल। नहीं, मैं जस्ट मेरे माइंड में इसीलिए क्वेश्चन आया कि जब आपको इतना अच्छा नॉलेज है, आप काफ़ी हेल्प कर सकते हो यूज़र्स की, तो आपको कंटेंट क्रिएट करना चाहिए, ड्रॉप शिपिंग के बारे में सिखाना चाहिए, तो लोगों को एक नॉलेज मिल जाएगा, अच्छा खासा एजुकेशनल कंटेंट मिल जाएगा।
ओके, तो जी। सिद्धार्थ भाई मैं आपसे जस्ट ये कहना चाहूँगा कि हमारा एक लास्ट क्वेश्चन रहता है कि जिसमें आप क्या एडवाइस देना चाहोगे, जो हमारे देखने वाले हैं उन लोगों को क्या एडवाइस देना चाहोगे? सब कंटेंट क्रिएटर्स ही हैं, आपकी तरफ से आपके एक्सपीरियंस आपकी जर्नी के अकॉर्डिंग आप क्या एडवाइस देना चाहोगे हमारी ऑडियंस को? सिर्फ एक ही एडवाइस देना चाहूंगा जो शायद मैं अपने हर इंटरव्यू वीडियो में देता हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद अगला वीडियो मत देखने चाहिए, है ना। अगर आपको लगता है कुछ वैल्यू दी है, उसको इंस्टेंट यूज कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए। नहीं तो शाहबाज भाई और मेरी ये मेहनत जो है इस वीडियो की, है ना, शायद उसका कोई मतलब नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ गाइस, ऑडियंस के आप लोग इम्प्लीमेंट कीजिए। वीडियोस को देख देख के कंटेंट को कंज्यूम ही मत करते जाइए, आप उसको इम्प्लीमेंट भी कीजिए, एग्जीक्यूट भी कीजिए। डेली एक वीडियो देखो, कोई भी चीज़ का कोई एजुकेशन आपने कंटेंट कंज्यूम किया है तो उसको इम्प्लीमेंट भी करके देखो, तो आपको धीरे धीरे सक्सेस भी मिलेगी। तो सिद्धार्थ भाई मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पे आए और आपने इतनी सारी इतनी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड की हमारी ऑडियंस को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इनविटेशन एक्सेप्ट किया मेरा, और फिर रहा इन फ्यूचर तो वापस हम कनेक्ट करेंगे और कोई अच्छा सा वैल्यूएबल वीडियो बना के। बिल्कुल, थैंक यू सो मच शाहबाज भाई फॉर इनवाइटिंग मी। प्लेजर इज ऑलवेज माइन। ओके, तो ऑडियंस बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भी कि आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देख रहे हैं, और इसी तरह की और वीडियोस आने वाली है हमारे चैनल पे, बहुत जल्द ही काफ़ी सारी वीडियोस आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय गाइस।